नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है ज़नित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम करने वाले हैं कविता बादल को गिरते देखा है। यह कविता आईसीएसई कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए है, जो कि उनकी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला स्टैंजा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के इन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर एग्जैक्टली वही डिपिक्ट करता है जो कि इस स्टैंजा में लिखा गया है। तो पहले आइए शब्दार्थ कर लेते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर, अमल का अर्थ है स्वच्छ यानी निर्मल, स्वच्छ और निर्मल। बादल, बादल का अर्थ तो आपको पता ही है। अच्छा, सॉरी, धवल, धवल मतलब सफेद। तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल का मतलब है स्वच्छ या निर्मल, सफेद, गिरी मतलब पर्वत। तो स्वच्छ या निर्मल सफेद पर्वत के शिखरों पर, शिखरों मतलब चोटी पर, पीक या समिट। ठीक है। बादल यानी मेघ, घन, क्लाउड्स, आपको पता ही है। तुहिन कण ना, तुहिन कण मतलब ओस की बूंदे जो होती है, या कि हिम या फिर हिमकण जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं। तो ड्यू और आइस पार्टिकल्स। मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर क्या है? मान सरोवर एक प्रसिद्ध झील है, अ सेक्रेड लेक इन द हिमालयास। स्वर्णिम यानी सुनहरे और कमल यानी लोटस। तो एक बार फिर से पंक्तियां पढ़ लेती हूँ, फिर हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो यह कविता प्रकृति के मनोहारी दृश्य का वर्णन करती है। ये जो छंद है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ये प्रकृति के मनोहारी दृश्य का वर्णन करती है। कवि बादलों के दृश्य को देखकर मोहित हो गए हैं और वह मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरती ठंडी बूंदों का वर्णन करते हैं। तो ये तो इसका कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, जिसे हम प्रसंग कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं भावार्थ, या व्याख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि डिटेल में मैंने इसको बताया है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, व्याख्या का मेन मीनिंग होता है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और भावार्थ का अर्थ होता है उसका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो दोनों ही साथ करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो कवि यहाँ हिमालय के शिखरों पर यानी चोटी पर गिरे बादलों के दृश्य को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने बादलों को ऊंचे और बर्फ से ढके सफेद पहाड़ों के ऊपर छाते हुए देखा है। ये बादल धीरे धीरे मानसरोवर झील के ऊपर तैरते हैं और उनकी शीतल बूंदें जो मोतियों जैसी लगती है, झील में खिले स्वर्णिम कमलों पर गिरती है। अब यहाँ स्वर्णिम मतलब सोने के कमल नहीं है, लेकिन वो इतने सुंदर लगते हैं कि इन्हें स्वर्णिम कहा गया है, क्योंकि जब लाइट उन पे फॉल होती है तो जो वो चमकते हैं, तब वो गोल्डन जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली गोल्डन नहीं है। यह दृश्य अत्यंत शांति और सौंदर्य से भरपूर है, जो मन को मंत्र मुग्ध कर देता है। तो अगर आप ये वाला सीन, ये वाला पिक्चर अच्छे से अगर देखेंगे, तो आपको वैसे भी ये फर्स्ट पैराग्राफ आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बच्चों, शब्दार्थ अच्छे से देख लीजिए, उनके उनकी स्पेलिंग्स अच्छे से देख लीजिए, और फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए दूसरा स्टैंजा लेते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो शुरू करते हैं। तुंग का अर्थ है ऊंचा। तुंग हिमालय, हिमालय तो आपको पता ही है, हम हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। कंधों पर यानी कंधे के पास, ऑन द शोल्डर, या फिर अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है स्लोप्स, है ना, कंधों पर। तो हिमालय के कंधे मतलब हिमालय की स्लोप्स पर, उनके श्यामल नील सलिल में। ठीक है, श्यामल मतलब गहरे नीले, डार्क ब्लू जो होते हैं उसे श्यामल कहते हैं। ठीक है, नील, नील मतलब ब्लू, सलिल मतलब पानी ना। तो श्यामल नील सलिल मतलब गहरे नीले पानी में
समतल देशों, समतल मतलब जो प्लेन एरियाज होते हैं, मैदान वाले एरियाज। तो समतल देशों से आकर, समतल देशों से कौन आया है? पावस। पावस यानी वर्षा ऋतु। पावस की उमस से आकुल। पावस यानी वर्षा ऋतु, उमस यानी ह्यूमिडिटी, नमी और गर्मी का जो मिक्स होता है, डेट इज ह्यूमिडिटी। तो वर्षा ऋतु की ह्यूमिडिटी से आकुल यानी बेचैन होकर कौन आया है? देखो, पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा। तो जो हंस थे, जो कि प्लेन एरियाज से आए हैं, जो कि वर्षा ऋतु की ह्यूमिडिटी से बेचैन है, तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते। तिक्त मधुर का मतलब है, तिक्त मतलब कड़वा, मधुर यानी मीठा, तो कड़वा मीठा, बिटर स्वीट जिसे हम कहते हैं। बिस्तंतु यानी जलीय पौधे, वाटर प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, और यहाँ किस एक्वाटिक प्लांट्स की बात की जा रही है? लोटस स्टेम्स की। तो तिक्त मधुर बिस्तंतु यानी कड़वे मीठे जल एक्वाटिक प्लांट्स को ढूंढते हंसो। हंस तो आपको पता ही है, राजहंस, मैंने यहाँ फोटो भी डाल रखा है, स्वैन्स। तिरते मतलब तैरते। तो ये कह रहे हैं कि ऊंचे हिमालय पर्वत के कंधों, स्लोप्स के पास बहुत सारी झीलें हैं, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में, ठीक है, उनके गहरे नीले जल में, पानी में, समतल देशों से आकर, जो प्लेन से आए हैं, कौन? जो गर्मी से, जो पावस की उमस से आकुल है ना, जो वर्षा ऋतु की ह्यूमिडिटी से बेचैन है, जो किसको खोज रहे हैं? एक्वाटिक प्लांट्स को, जलीय पौधे को खोज रहे हैं। जलीय पौधों को खोजते हुए हंसों को, यानी राजहंसों को तैरते हुए देखा है। अगेन, ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा रखा है, उससे पूरा पूरा पैराग्राफ आप याद, आपके दिमाग में पिक्चर होगा तो आप कुछ भी चीज भूलेंगे नहीं और अच्छे से व्याख्या लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं प्रसंग और व्याख्या यहाँ पे। यह पंक्तियां प्रकृति के शांत और सौंदर्यपूर्ण दृश्य का वर्णन करती है। कवि हिमालय की ऊंचाई पर मौजूद झीलों और उनके साफ पानी में तैरते हंसों को देखता है। यह दृश्य मानसून की उमस और बेचैनी से बचने के लिए स्वाभाविक तौर पर आकर्षित करने वाला है। तो आइए अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। कवि कह रहे हैं कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे कंधों पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं, जिनका पानी नीला और साफ है। उन झीलों में समतल क्षेत्रों से आए हंसों को तैरते देखा है, जो मानसून की उमस से परेशान होकर झीलों में ताजगी की तलाश में आए हैं। ये हंस पानी में तैरते हुए बिस्तंतु यानी जलीय पौधों को खोज रहे हैं, जो कड़वे और मीठे दोनों तरह के होते हैं। यह प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहारी और शांतिपूर्ण है। बादलों को गिरते देखना इस शांति को और भी अधिक गहराई देता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल रुन की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशाकाल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रलय प्र, प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, बादल गिरना, ना कि बादल का फॉल डाउन। ठीक है, तो एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो बच्चों, ये सबसे बड़ा स्टैंजा है, अच्छे से ध्यान से इसके वर्ड मीनिंग्स देखिए। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, तो कौन सी ऋतु थी? वसंत। वसंत कौन सी है बेटा? बसंत यानी स्प्रिंग सीजन का सुप्रभात था, मतलब सु मतलब सुंदर और प्रभात मतलब सुबह, सुंदर सुबह थी। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। मंद मंद यानी धीरे धीरे, अनिल यानी हवा। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। अब मीनिंग समझ आ गया? बाल रुन की मृदु किरणें थी। बाल रुन मतलब, देखो, बाल मतलब छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है ना। अरुण, अरुण मतलब सूरज, हमने हिंदी में पढ़ा है काफी बार पर्यायवाची में। तो बाल रुन का मतलब उदय होते हुए सूरज की किरणें, जो सूरज अभी उग रहा है, छोटा बच्चे के जैसे उगता हुआ सूरज की किरणें, रेज ऑफ द राइजिंग सन इज बाल अरुण। मृदु यानी कोमल,
अगल बगल यानी आसपास, स्वर्णिम आपको पता ही है सुनहरे, विरहित अलग, निशाकाल रात का समय। तो अभी ये देखो नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टोरी है। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, तो आसपास क्या थे? सोने जैसे सुनहरे शिखर, क्योंकि सुबह की धूप पड़ रही थी ना, उदय होते हुए सूरज की किरणें पड़ रही थी, तो व्हाइट जो स्नो है वो गोल्डन गोल्डन हो गया क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक दूसरे से विरहित हो, अब यहाँ पे स्टोरी चालू हो गई है। एक दूसरे से विरहित हो यानी अलग हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित, निशा काल यानी रात के समय से, चिर अभिशापित मतलब हमें, चिर मतलब हमेशा से, सदा के लिए, शापित यानी एटर्नली कर्स्ड। ठीक है, अब कोई किसी की बात हो रही है जो एटर्नली कर्स्ड है, रात के समय में अलग अलग रहने के लिए। वो क्या है आइए देखते हैं। बेबस उस चकवा चकई का, तो चकवा चकई एक प्रकार के पक्षी है बच्चों। ठीक है, दे आर मिथिकल बर्ड्स विच सिंबलाइजेस सेपरेटेड लवर्स, है ना। तो ऐसा कहा, ऐसा माना जाता है, दे आर मिथिकल बर्ड्स, ऐसा माना जाता है कि जो चकवा चकाई है एक तरह के पक्षी है, और वो ना रात में अलग अलग ही रह सकते हैं, वो रात में साथ नहीं रह सकते, तो उनको सारी रात अलग अलग रहकर बितानी होती है। ये उनका, दे आर एटर्नली कर्स्ड फॉर दिस कि दे कैन नॉट स्टे टुगेदर। ठीक है, अलग अलग रहना है। तो जैसे ही सुबह हो गई है तो उनका क्रंदन बंद हुआ, बंद हुआ क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। तो ये कह रहे प्रणय, प्रणय कलह क्या होता है? प्रेमी प्रेमिका के बीच का विवाद, जब झगड़ा होता है, मीठी नोकझोंक होती है, उसे कहते हैं प्रणय कलह। कलह है लेकिन प्यार भरा कलह है, प्रणय कलह। सरोवर यानी झील या तालाब, और शैवाल मतलब जल में उगने वाले पौधे। ठीक है, तो शैवालों की हरी दरी पर मतलब जल में से जो एल्गी उगी है, जो ग्रीन पौधे उगे हैं, उसकी हरी हरी दरी पर। ठीक है, सरोवर के तीरे, तीरे मतलब उसके किनारे। ठीक है, तो उस हरी शैवाल की दरी पर, कालीन पर इनको प्रणय कलह करते इन्होंने देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो आइए, अब ये तो मैंने सिर्फ वर्ड मीनिंग से आपको समझाया था, अब हम फिर से प्रसंग और भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका। तो इस छंद में, इस कविता के इस छंद में कवि ऋतु वसंत की एक शांत सुबह का वर्णन कर रहे हैं, जहां धीरे धीरे चलती हुई हवा और सूर्योदय की कोमल किरणें एक सुंदर दृश्य उत्पन्न कर रही है। तो कविता का मुख्य केंद्र चकई पक्षियों का चित्रण है यहाँ पे, जो पौराणिक रूप से रात में अलग रहने के लिए शापित होते हैं। तो आइए इनका मीनिंग पढ़ते हैं। कविता ने एक शांत वसंत की सुबह का चित्रण किया है, कवि ने एक शांत वसंत की सुबह का चित्रण किया है, जब ठंडी हवाएं बह रही है और बालरुण यानी उदय होते हुए सूर्य की कोमल किरणें धरती पर चमक रही है। आसपास की पहाड़ियों के शिखर सुनहरे हो गए हैं। इस शांत और सुंदर वातावरण में रात भर अलग रहने के लिए शापित चकवा चकाई पक्षियों का रोना बंद हो गया है। वे हरी शैवाल की कालीन पर बैठकर झील के किनारे आपस में प्रेम का कलह यानी प्रणय कलह कर रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही भावुक और प्रेमपूर्ण है, जो इस सुंदर वातावरण को और भी जीवंत बना देता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बादल का गिरना, बादल चारों तरफ गिर आए हैं, पूरे दृश्य को और भी अधिक रहस्यमयी और अद्भुत बनाता है। तो आइए चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरन कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम, दुर्गम मतलब जहां पे पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो, इनएक्सेसिबल। दुर्गम मतलब कठिनाइयों से पहुंचने योग्य या इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। ठीक है, बर्फानी यानी बर्फ से ढकी हुई, स्नो कवर्ड। घाटी तो आपको पता ही है, वैली, जो दो पहाड़ है, अगर दो पहाड़ है, पहाड़ के बीच का जो जगह है उसे घाटी कहते हैं, वैली। शत सहस्त्र यानी लाखों, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स बेसिकली। सहस्त्र मतलब थाउजेंड एंड शत इज हंड्रेड, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स,
मतलब बहुत बड़ी हाइट को जब हमें बताना होता है तो हम शब्द सहस्त्र बोलते हैं। अलख यानी अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके। नाभि यानी नेवल, अपने पेट के बीच का जो हिस्सा होता है नाभि, नेवल, ठीक है। और यहाँ मेटामॉर्फिकली इसको यूज किया है सेंटर के लिए, है ना। उन्मादक यानी जो मोह या उत्तेजना पैदा कर दे, जो एक्साइटमेंट पैदा कर ले, है ना, जो आपको मंत्र मुग्ध कर दे, एक्सिलरेटिंग जिसे हम कहते हैं। परिमल मतलब फ्रेग्रेंस, तो उन्मादक परिमल यानी जो मन एकदम मोह ले, एक्साइटमेंट पैदा कर ले, वैसी सुगंध। धावित यानी दौड़ते हुए। तरल यानी चंचल। तरुण युवा। कस्तूरी मृग एक प्रकार का हिरन। देखो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मृग का पिक्चर दे रखा है बच्चों। इसकी जो नाभि होती है, नाभि में एक उन्मादक तत्व होता है ना, जिसे हम कहते हैं कस्तूरी, ठीक है। इसलिए इस मृग को कस्तूरी मृग कहते हैं। तो बच्चों ये कहानी ये है कि इसके नाभि में से एक खुशबू निकलती रहती है और इसे पता नहीं है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो चारों तरफ दौड़ता रहता है और इरिटेट होता है उस खुशबू की खोज में, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुशबू उसके भीतर से ही आ रही है, ठीक है। चिढ़ते यानी परेशान होते। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में, यानी जो बहुत कठिनाइयों से जहाँ पहुंचा जा सके, ऐसी बर्फ से ढकी हुई घाटी में, शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, हजारों लाखों फुट की ऊंचाई पर, ठीक है, अलख नाभि से उठने वाले अदृश्य। देखो अब ये खुद जो आप देख सकते हो पिक्चर में, ये खुद अपनी नाभि को देख ही नहीं सकता है, तो इसलिए अलख शब्द का यूज किया है, यानी अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके। नाभि आपको पता ही है, नेवल, ठीक है। अलख नाभि से उठने वाले, निज के ही उन्मादक परिमल। निज मतलब अपने खुद के ही, उन्मादक मतलब जो उत्तेजना पैदा करे, परिमल यानी खुशबू। तो अपनी खुद की ही उन्मादक खुशबू के पीछे भाग भाग कर, धावित हो होकर, तरल तरुण कस्तूरी मृग को, चंचल युवा कस्तूरी मृग, ये जो मृग है उसको अपने आप पर ही चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। समझ आ गया? क्लियर है कंसेप्ट? अब इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जब ये कहानी आएगी, ये पैराग्राफ आएगा, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। इन पंक्तियों में कवि हिमालय की दुर्गम और बर्फ से ढकी घाटियों में कस्तूरी मृग के भ्रम और उसके बेचैनी का चित्रण कर रहा है। कस्तूरी मृग अपने शरीर से ही उत्पन्न होने वाली सुगंध, जिसे कहते हैं कस्तूरी, उसकी खोज में दौड़ता रहता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि यह सुगंध उसके भीतर ही है। तो भावार्थ पढ़ लेते हैं। कवि ने हिमालय की बर्फीली घाटियों का वर्णन करते हुए बताया है कि यहाँ हजारों फुट की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग अपने ही शरीर से उत्पन्न होने वाली सुगंध यानी कस्तूरी की खोज में दौड़ता रहता है। मृग इस सुगंध की ओर आकर्षित होकर उसे ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि वह सुगंध उसकी अपनी नाभि से ही आ रही है। अपनी इस स्थिति से वह बेचैन और चिढ़ा हुआ महसूस करता है। यह मृग की बेचैनी और आत्म खोज की विडंबना का प्रतीक है। यह दृश्य कुदरत की अद्भुतता और मानव जीवन के संघर्ष का भी प्रतीक है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में चीजों की खोज करते रहते हैं, जबकि असली समाधान हमारे भीतर ही होता है। इन भावनाओं के बीच बादलों को घिरते देखना इस कुदरती माहौल की और गहराई को दर्शाता है। अब आइए चलते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ के झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो बच्चों इस लास्ट स्टैंजा में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। जो हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से जानते हैं वो सभी कहानियों को समझ पाएंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। धनपति, कुबेर आपको पता है, कुबेर कौन है? धन के देवता। तो कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। धनपति कुबेर यानी धनी,
धन के स्वामी कुबेर, धन के देवता कुबेर। और अलका क्या है? अलका कुबेर की नगरी है, जिसे हम अलकापुरी भी कहते हैं। ये एक मिथिकल सिटी है अलकापुरी, ठीक है। कुबेर की माइथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि कुबेर की जो अलका है, यानी कुबेर की जो नगरी है, उसे कहते हैं अलकापुरी। ठिकाना पता, कालिदास, प्राचीन संस्कृति के कवि है कालिदास, आपको पता ही होगा। व्योम प्रवाही, व्योम प्रवाही मतलब आकाश में बहने वाले, है ना। गंगा जल, गंगा का जल। मेघदूत, कालिदास की एक प्रसिद्ध पोयम है, एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, ठीक है। छायामय यानी बादलों से घिरा हुआ, जहां छाया है। नभचुंबी, आकाश को छूने वाला, आकाश को चूमने वाला, स्काई टचिंग जिसे कहते हैं। कैलाश पर्वत तो आपको पता ही है, कैलाश इज कैलाश पर्वत। महामेघ यानी बहुत बड़ा बादल। और झंझानील यानी तीव्र गति से चलती हुई हवा यानी आंधी। गरज गरज, जोर से गरजना। अब एक बार फिर से रीड करूंगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। व्योम प्रवाही मतलब आकाश में बहने वाले गंगा जल का भी कोई पता नहीं है हमें। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, हमने बहुत ढूंढा लेकिन क्या मेघदूत का पता कहीं लगा? ठीक है, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, ये बता, क्या पता, क्या वो बादलों से घेरा हुआ यहीं कहीं ना बरस पड़ा हो। मैंने तो भीषण नहीं, जाने दो, वह कवि कल्पित था। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि इन सब चीजों को जाने दो, ये सब तो कवि की कल्पना थी, कवि कल्पित थी था। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भयंकर ठंडियों में, है ना, भीषण जाड़ों में, नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कैलाश शीर्ष, कैलाश पर्वत का शीर्ष जो कि आसमान को छूता है, उसके शीर्ष पर, उसके टॉप पर क्या देखा है? महामेघ को झंझानील से, बहुत बड़े विशाल बादल को तेज हवा और आंधी से गरज गरज भिड़ते देखा है। तो जो बड़ा बादल है वो तेज हवा और आंधी से भिड़ रहा है, ठीक है, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ मैं आपको एक सीन बताना चाहती हूँ, ये देखिए, ये इसी को डिपिक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत विशाल बादल है और वो गरज गरज कर बरस रहा है तेज हवाओं के बीच में। तो ये सीन वो दिखाना चाहता है कि मैंने तो ये चीजें देखी है, बाकी सब जितनी भी चीजें थी वो तब कवि कल्पित थी। तो आइए, इन पंक्तियों में कवि ने कालिदास के महाकाव्य मेघदूत और उसमें वर्णित अलकापुरी नगरी तथा गंगा के आकाश में प्रवाह की तुलना की है, कंपैरिजन किया। अगर आप फोटो देखोगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि ये कवि की जो कल्पना है ना। महाकाव्य जो मेघदूत था और उसमें जो बताया गया था अलकापुरी, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, वो ये इमेजिन कर रहा है, इससे कंपेयर कर रहा है बेसिकली। तथा गंगा के आकाश में प्रवाह की तुलना की है। तो कवि इन कल्पनाओं को वास्तविकता में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कालिदास की इस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं मिलता। इसके बजाय उसने अपनी आंखों से जो कैलाश पर्वत पर बादलों का वास्तविक दृश्य देखा है, जहां महामेघ और आंधी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। तो वही सीन मैंने यहाँ पे आपको कोशिश की है कि उससे बता पाऊं। तो आइए पढ़ते हैं इसका डिटेल्ड मीनिंग। कवि ने कालिदास के महाकाव्य मेघदूत में वर्णित कुबेर की अलकापुरी और गंगा के आकाश में प्रवाह की कल्पना को वास्तविकता में खोजने की कोशिश की है। कवि सोचता है कि आखिर कुबेर और उसकी अलका नगरी कहाँ चली गई। क्या किसी ने मेघदूत का कोई वास्तविक ठिकाना देखा है? वह यह भी सोचता है कि शायद वह कवि की कल्पना थी। फिर कवि अपने अनुभव जन्य वास्तविकता की ओर लौटता है और कहता है कि उसने अपनी आंखों से हिमालय के कैलाश पर्वत के शिखर पर भीषण ठंड में ऊंचे ऊंचे बादलों को तीव्र हवाओं के साथ गर्जना करते और टकराते हुए देखा है। यह दृश्य उसके लिए कहीं अधिक वास्तविक और भव्य है। बादलों का इस प्रकार गिरना, गरजना और टकराना प्राकृतिक शक्तियों का जीवंत चित्रण है, जो कल्पना से कहीं अधिक प्रभावशाली है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा की ओर आ जाते हैं। शत शत निर्जर निर्जर नीकल, मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से, छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुगढ़ गलों पर,
गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेनी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाघ बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे। मदिरा रुन आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम उंगलियों को, वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो आइए मीनिंग्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। निर्जर, शत शत निर्जर, निर्जरनी कल, ठीक है। तो निर्जर यानी जड़ना, शत शत मतलब हंड्रेड्स ऑफ, निर्जरनी कल, निर्जरनी कल का क्या अर्थ है? झरने की आवाज, कल मतलब आवाज। मुखरित देवदारू कानन में, मुखरित मतलब गूंजती हुई, ठीक है। देवदारू कानन में, देवदारू के जो पेड़ होते हैं, देवदार जो ट्रीज होते हैं, उसके पेड़ों के पूरे जंगल में, देवदारू कानन मतलब देवदारू के पेड़ों का वन, पूरा जंगल जिसमें सिर्फ देवदार ट्रीज है, ठीक है। शत शत निर्जर निर्जरनी कल, मुखरित देवदारू के कानन में, ठीक है। तो झरनों का जो वाटरफॉल की जो आवाज है वो गूंज रही है पूरी, कहाँ पे? देवदारू के पेड़ों के वन में, ठीक है। शोणित धवल भोज पत्रों से, ठीक है। शोणित यानी लाल और धवल यानी सफेद, तो लाल और सफेद भोजपत्र यानी वृक्ष की छाल, जिसे प्राचीन समय में कागज की तरह इस्तेमाल किया जाता। तो भोजपत्र ऐसे वृक्षों की छाल है यानी लेयर है जिसे पहले पेपर की तरह यूज किया जाता था। तो ये लाल और सफेद रंग के होते हैं, ठीक है। तो शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, कुटी यानी झोपड़ी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, फूलों से बालों, कुंतल यानी बालों को सजाते हैं, ठीक है। इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील यानी सफायर, सफायर जो जेम स्टोन होता है ना, सफायर जो नीलम कहते हैं उसे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरी के सुगढ़ गलों में, ठीक है। शंख यानी समुद्री शंख जो होता है आपको पता ही है, बट यहाँ शंख सरीखे क्यों लिया? शंख गले की सुंदरता को बताने के लिए बताया गया है, ठीक है, सिंबलाइजिंग द ब्यूटी ऑफ द नेक। कुवलय, कुवलय मतलब एक प्रकार का नीला फूल, शंख सरी के सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटका है। कुवलय मतलब एक ब्लू कलर का एक फ्लावर होता है, तो वो लटका, वो है ना, एज अ इयरिंग दे यूज्ड टू यूज इन अर्लियर टाइम्स। शतदल लाल कमल वेनी में, शतदल यानी 100 पंखड़ियों वाले, शतदल 100 पंखड़ियों वाले, रजत रचित, ठीक है, चांदी से बनी हुई। देखो, शतदल लाल कमल वेनी में, चोटी में क्या डाले हैं उन्होंने? 100 पंखड़ियों वाले फ्लावर्स, ठीक है, 100 पंखड़ियों वाले लाल कमल उन्होंने वेनी में, चोटी में डाले हैं। रजत रचित यानी चांदी से बनी हुई, मणि खचित, ठीक है। रजत रचित का क्या अर्थ है बच्चों? रजत रचित, रचित मतलब चांदी से बनी हुई, मणि खचित यानी मणियों से जड़ी हुई, जो ज्वेल्स मणियों से जड़ी हुई। कलामय, कलामय मतलब आर्टिस्टिक, ठीक है। पान पात्र द्राक्षासव पूरित, पान पात्र तो आपको अभी बता ही दिया था, वो पत्ते। द्राक्षासव मतलब अंगूर से बनी मदिरा, ठीक है। द्राक्षासव पूरित मतलब वो जो, सॉरी, पान पात्र मतलब ऐसा वेसल है, ठीक है, जिसमें द्राक्षासव यानी अंगूर से बनी हुई मदिरा भर रखी है, पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, ठीक है। त्रिपदी मतलब 3 पैर वाला जो स्टूल टाइप होता है, ठीक है। नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों की पलथी मारे, ठीक है। निदाग मतलब बहुत गर्मी, ठीक है। बाल कस्तूरी मृग मतलब छोटा कस्तूरी मृग, उन्मद मतलब मतवाला, ठीक है। तो ये वाला पूरा फिर से हम पढ़ लेते हैं। कहाँ गया? रुको। रंग बिरंगे, फूलों से कुंतल को साजे ना, फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सड़ी के सुगर गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेनी में, है ना, वेनी में 100 पंखड़ियों वाले कमल डाले हैं वेनी में, रजत रचित मणि खचित कला में, ठीक है।
रजत रचित यानी चांदी से बनी हुई और मणियों से जड़ी हुई एकदम कलात्मक आर्टिस्टिक चीजें सजा आर्टिस्टिक वो जो पान पात्र होता है, ठीक है, एकदम जो चांदी से बना हुआ और मणियों से जड़ा हुआ पान पात्र, जिसमें क्या डाला हुआ है, जिसमें डाली हुई है अंगूर से बनी हुई मदिरा, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। तो बाल कस्तूरी मृग जो है निज मतलब अपने ही छाल पर, अपनी चमड़ी पर कूद रहे हैं। ठीक है, ये फिर से वही स्टोरी एक छोटा सा एक बताया है यहाँ पर। ओके, मदिरा रुन आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नारियों की, उन्मत्त मतलब मत वाले या मदहोश, ठीक है, मदिरा रुन आंखों वाले, ऐसी आंखें जो मद जैसे जिन्होंने मदिरा पी रखी होती, कैसे मदहोश आंखें होती है, तो मदहोश आंखों वाले उन उन्मद यानी मत वाले किन्नर किन्नारियों की। अब किन्नर किन्नारियों बच्चे क्या है, ये एक माइथिकल बींग्स है, ठीक है, जो कि म्यूजिक और डांस में बहुत ही माहिर थे। तो वो अभी नहीं है, वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। जो पहले होते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता था कि वो ऐसे जीव होते थे जो बहुत ही अच्छा संगीत और नृत्य करते थे, वो बहुत माहिर थे संगीत और नृत्य में, ठीक है। तो अब उन किन्नर किन्नारियों की बात की कर रखिए कि वो मृदुल मनोरम उंगलियों को, उनकी जो सॉफ्ट उंगलियां हैं उसको कहाँ पे उन्होंने होते हुए देखा है, वंशी, वंशी मतलब बांसुरी, बांसुरी पर उन सॉफ्ट उंगलियों को उन्होंने फिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो ये तो हो गए वर्ड मीनिंग्स। अब हम पढ़ लेते हैं इसका प्रसंग और भावार्थ। तो इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय की दिव्य और अद्भुत प्राकृतिक छवि का वर्णन किया है। देवदारू के वनों में गूंजती झरनों की ध्वनि, सफेद और लाल भोजपत्रों से ढकी कुटिया, किन्नर किन्नारियों की सुंदरता और उनके आनंदमय जीवन का चित्रण किया गया है। ये किन्नर अपने बालों को फूलों से सजाए हुए, गले में इंद्रनील की माला पहने हुए और लाल कमल से सजी वेणी के साथ देवदारू के पेड़ों के बीच वंशी बजाते हैं। तो अब डिटेल में सुन लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि हिमालय के अद्वितीय और दैवीय वातावरण का वर्णन करते हैं। वे देवदार के जंगलों में झरनों की मधुर ध्वनि, कुटिया में बसे किन्नर और किन्नरियों की सुंदरता और आनंदमय जीवन की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। किन्नर किन्नरियां प्रकृति के साथ घुल मिलकर स्वर्गीय आनंद में मग्न हैं। उनके गहनों की चमक, फूलों से सजे हुए बाल और मदिरा के पात्र इस आनंद को और अधिक जीवंत बनाते हैं। यह दृश्य अलौकिक सुंदर सौंदर्य से भरपूर है, जहां इन स्वर्गीय जीवों की उंगलियां वंशी पर चल रही है और यह पूरा दृश्य अत्यंत शांतिपूर्ण और दिव्य प्रतीत होता है। कवि यह भी बताते हैं कि इस स्वर्गीय वातावरण में बादलों को गिरते और गरजते हुए देखा है, जो प्रकृति की गहराई और विराटता का को और अधिक प्रकट करता है। तो बच्चों, प्लीज डोंट मिस दीज वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से आएंगे, शब्दार्थ बहुत अच्छे से आएंगे, तो आप अपने आप मतलब निकाल सकते हो और फिर इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हुए आप अच्छे से अपने आंसर्स लिख पाओगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बच्चों कमेंट्स लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। Thank you and keep the learning always on.